नमस्कार दोस्तों अभी तो भारत के लोग E20 ब्लेंडिंग वाला जो पेट्रोल है उसके सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि यहाँ पर जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से काफी बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर अब वो बात कर रहे हैं 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग की। आप देख सकते हो यहाँ पर खबर, इंडिया शुड एम टू अचीव 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग, नितिन गडकरी साहब। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात यह है कि ऑलरेडी अभी जो E20 वाला प्लान चल रहा है उसको लेकर क्या परेशानी आ रही है, स्पेशली गाड़ियों को लेकर काफी सारे जो कंप्लेन सामने आ रहे हैं, क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं और क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या हम E100 अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, रिसेंटली बताया जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द E85 को लेकर जो ड्राफ्ट है वो जारी करने वाली है। तो क्या हमारी गाड़ियां केपेबल हैं, क्या उसको झेल पाएंगी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा। उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि भारत को E20 के बियॉन्ड जाना चाहिए और 100% जो इथेनॉल फ्यूल है उसको फ्यूचर में अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब पहला क्वेश्चन तो यही आता है बहुत से लोगों के मन में कि इथेनॉल एज अ फ्यूल ये काम कैसे करता है। देखो, इथेनॉल क्या है, बेसिकली एक बायोफ्यूल है और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली कई प्रकार के जो क्रॉप्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन का जो मोलेसेस हो गया, शुगर केन जूस हो गया, मेज जो कॉर्न होता है, या फिर जो फूड ग्रेन थोड़ा सा बर्बाद हो रहे हैं, डैमेज हो गए हैं, एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यूज होते हैं, उन सब के माध्यम से यहाँ पर जो शुगर्स और जो स्टार्च होता है उसको फर्मेंट करके जो बायोफ्यूल है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसी को हम एथेनॉल कहते हैं, राइट। अब क्या है ना कि एथेनॉल आप डायरेक्टली गाड़ी में तो ऐसे डालोगे नहीं क्योंकि आपकी गाड़ी केपेबल है नहीं। तो यहां पर सरकार क्या करती है, जो पेट्रोल होता है उसको एथेनॉल से मिक्स कर देती है और इसी से हम इसको कहते हैं E10 E20। अगर मैं कहता हूं E10 मतलब 90% इसमें पेट्रोल है और 10% यहां पर एथेनॉल है। E20 जो ऑलरेडी अभी इंप्लीमेंट हो चुका है पूरे देश भर में, उसमें 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल है। अब यहां पर जैसा आपको मैं बता ही रहा था कि बहुत जल्द सरकार एक ड्राफ्ट रूल जारी करने वाली है 85% इथेनॉल को लेकर, कि पेट्रोल के अंदर मतलब जो आपकी मान लीजिए पेट्रोल वाली गाड़ी है, क्योंकि ये डीजल में नहीं डलता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आपकी पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें 85% इथेनॉल होगा और सिर्फ 15% जो है आपका पेट्रोल होगा। तो उसको E85 बोला जा रहा है और E100 मतलब पूरा का पूरा 100%, इसमें पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरी गाड़ी आपकी जो है एथेनॉल से यहां पर चल सकेगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि हम E85 या फिर 100% एथेनॉल की तरफ क्यों पुश कर रहे हैं, मतलब सरकार का लॉजिक क्या है, पहले वो समझ लेते हैं और फिर इसका जो नेगेटिव और बाकी की चीजें हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला यहां पर क्या नाम, आप सब जानते हो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कराते हैं। 85 क्या लगभग 90% क्रूड ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है और इसकी वजह से जो वॉलेटाइल रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी आजकल चर्चा चल रही है, तो वहां पर कोई टेंशन होता है तो भारत के अंदर फ्यूल क्राइसिस के चांसेस होते हैं। तो एथेनॉल तो क्या है, हम भारत में ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका जो फूड सप्लाई वगैरह है ये आप देख सकते हो ना, इसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तो हम भारत में भी प्रोड्यूस कर पाएंगे और इसकी वजह से हमें स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, हमें दूसरे देशों के ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट उतना नहीं रहना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इकोनॉमिक सेविंग्स भी होगी, जो फॉरेन एक्सचेंज है, इतना सारा डॉलर वगैरह पे करना पड़ता है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग से होता क्या है कि यहाँ पर हम क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट कराते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इंप्रूव होता है, रूपी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में करंट सिचुएशन देखोगे तो सब खराब चल रहा है इस समय। जो सिचुएशन बनी हुई है, ग्लोबल वोलेटिलिटी चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर काफी खराब चल रहा है, रूपी ऑल टाइम लो पर जा चुका है। खैर, इसके अलावा एक और चीज है, फार्मर सेंट्रिक ग्रोथ मॉडल। मतलब ये नितिन गडकरी जी का मानना है ऐसा कि अगर एथेनॉल प्रोडक्शन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो इसकी वजह से शुगर केन, मेज, सरप्लस जो ग्रेन्स है उनका डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा मतलब जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज हो सकेगी, जो क्रॉप वेस्टेज है वो कम होगा, ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगा फार्मर्स के लिए। तो एक प्रकार से फार्मर्स जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएंगे, ऐसा नितिन गडकरी जी का मानना है। फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एथेनॉल रिन्यूएबल होता है, क्लीनर बर्निंग होती है ना, मतलब जो अगर आप पेट्रोल को बर्न करोगे पूरा तो ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा नुकसान होगा एनवायरमेंट को, इसमें उतना कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी काफी कम है और भारत का जो टारगेट है नेट जीरो टारगेट 2070 तक, पेरिस क्लाइमेट के कमिटमेंट, वो सब भी हम अचीव कर पाएंगे। और साथ ही साथ अर्बन एरियाज स्पेशली दिल्ली एनसीआर, कई जगह आपने देखा होगा, मुंबई में आजकल चर्चा हो रही है पोल्यूशन को लेकर, तो एथेनॉल में यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ये सब बहुत कम होता है एंड स्पेशली दिल्ली जैसे शहरों के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब भी पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा चला जाता है सरकार फिर यहाँ पर अलग अलग पैतरे अपनाती है कि यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी
BS6 नहीं है तो आप नहीं चला सकते। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, इन सारे चीज़ों के बीच में आपको ध्यान रखना है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ऐसा गाड़ी, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब आपकी जो गाड़ी है वो पेट्रोल पर भी चल सकती है और जो एथेनॉल ब्लेंड है जैसे E20 हो गया, E30 हो गया, उस पर भी चल सकती है। तो वो गाड़ी आपके पास होना चाहिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी के अंदर जो है, जो इंजन का डिज़ाइन है वो उसको दोबारा किया जाता है, अलग तरीके से होता है। कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल इंजन में लगाए जाते हैं, गाड़ी में होते हैं। इसके अलावा जो मॉडिफाइड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो रिक्वायर होता है। तो भारत अगर E85 कंपेटेबल व्हीकल की तरफ जा रहा है या फिर E100 की तरफ जा रहा है तो हमारे पास इस तरह की गाड़ियां होनी चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे आज के डेट में उतना है ही नहीं, मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियां हमारे देश में जो पॉसिबल ही नहीं है उसके अंदर की एथेनॉल से चल सकें। उसमें E20 तो बहुत ज़्यादा असर करता है उन गाड़ियों पर, लेकिन फिर भी सरकार क्योंकि सप्लाई कर रही है, ऑप्शन है ही नहीं, आपको वही चलाना है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्लोबल एक्सपीरियंस में अगर आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है किसी देश के अंदर वो है ब्राज़ील। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ पर E27 स्टैंडर्ड फ्यूल चलता है। मतलब आप समझ के देखो 27% इथेनॉल है और बाकी का कितना हो गया, लगभग 73%, राइट, ये आपका पेट्रोल हो गया। तो ये आपका ब्राजील में इस समय चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ब्राजील में उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। एथेनॉल वाइडली अवेलेबल है वहां पर। तो एथेनॉल इकोनॉमी फिजिबल तब है जब आपके पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोसिस्टम हो, तब तो ये सक्सेसफुल होगा। आप गाड़ी चला रहे हो 2005 की और आप भरवा रहे हो उसमें E20, तो क्या ही आपकी गाड़ी का हाल होगा, आप समझ सकते हो। खैर, यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है गाड़ियों पर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है लोअर माइलेज, मतलब जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो एकदम ड्रॉप हो जाती है। आप सोच के देखो, एथेनॉल अगर आप अपने गाड़ी में डलवाओगे तो यहां पर एनर्जी कंटेंट जो है वो कम होता है पेट्रोल के मुकाबले। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पेट्रोल में लगभग आपको 34 मेगा जूल पर लीटर मिलेगा, लेकिन वहीं एथेनॉल में सिर्फ 21 से 24 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मान लीजिए सपोज 10 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, तो अगर आप सिर्फ पेट्रोल पर गाड़ी चलाओगे तो आपका पेट्रोल कम लगेगा, और वहीं अगर आप E20 वाला अगर आप पेट्रोल डलवाते हो तो इसका मतलब आपका गाड़ी में जो है ज़्यादा वो फ्यूल लगता है। मतलब आपको अल्टीमेटली पेमेंट तो ज़्यादा ही करना पड़ रहा है। और एक चीज़ समझ के देखिए, यहाँ पर सरकार आपको E20 वाला जो पेट्रोल है वो सस्ते में तो दे नहीं रही है। मान लो एक बार के लिए जैसे सपोज 100 रुपीज़ पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल सरकार देती, और 80 रुपीज़ में आपको सरकार देती E20 वाला, तब तो फिर भी यहाँ पर फ़ायदा होता। यहाँ पर तो आपको और ज़्यादा पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसका इंपैक्ट यही होता है कि जो माइलेज है 6 से 8% वो गिर जाती है। और सोच के देखो, अगर 100% वाला इथेनॉल होगा तब तो 25-30% से ज़्यादा आपकी माइलेज गिर जाएगी। मतलब आपको उतनी ही दूरी जाने के लिए ज़्यादा यहाँ पर फ्यूल भराना पड़ेगा। मतलब ये सस्ता नहीं हुआ। फिर इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी टेंशन है E20 या फिर आगे जितने भी इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल आएंगे, उसमें आपकी गाड़ी का इंजन मटेरियल डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब आप समझो, इथेनॉल जो है वो क्रोसिव होता है, मतलब जंग लग जाएगी आपके इंजन में। हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से, और इसकी वजह से आपके गाड़ियों में जो इंजन है उसमें रबर सील हो गया, प्लास्टिक कंपोनेंट हो गया, फ्यूल लाइन हो गया, इंजेक्टर हो गया, ये सब पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि क्रैकिंग होती है, लीकेज होने लगता है, इंजन ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होता है। ये सारी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। मतलब इथेनॉल, एक चीज़ समझिए, ये आपका जल्दी इवापोरेट नहीं होता है। जैसे पेट्रोल अगर आप रखोगे हवा में, आपने देखा होगा पेट्रोल हवा में रख दो अचानक से एकदम तुरंत इवापोरेट हो जाता है ना, लेकिन एथेनॉल उतना इवापोरेट नहीं होता। स्पेशली कोल्ड वेदर के समय तो कितनी प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से विंटर के टाइम में इंजन स्टार्ट करने में भी कई बार दिक्कत आती है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट यही है कि पहले आपको इंजन को प्री हीट करना पड़ेगा, स्पेशल इग्निशन ट्यूनिंग देनी पड़ेगी, तब यहाँ पर आपका चीज़ें वर्क कर पाएंगी। फिर इसके अलावा इंजन नॉकिंग और परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं। देखो, एथेनॉल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसका जो ऑक्टेन है वो ज़्यादा होता है। ऑक्टेन हाई जितना ज़्यादा होगा मतलब आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी, लेकिन वो तभी बेहतर होगी जब आपका इंजन उसी प्रकार से बना है। जो लेटेस्ट जो गाड़ियां हैं ना, जो अब मार्केट में चल रही हैं, गाड़ियां बिक रही हैं, जब आप लेटेस्ट गाड़ी लेने जाओगे तब उसमें आप E20 का पेट्रोल डलवाओगे तो
कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी ठीक होगा क्योंकि वो इंजन अब बनी उसी प्रकार से रहा है। लेकिन आपने गाड़ी ली है 2015 में, आप पेट्रोल अभी E20 वाला डलवा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी गाड़ी में नॉकिंग, रिड्यूस्ड पावर, मतलब वो झटका लगता है ना गाड़ी में, आप एक्सेलरेटर दबाते हो और लोगों को पता ही नहीं चल रहा है उनकी गाड़ी किस तरह से हो रही है, खराब हो रहा है, बट क्योंकि आप सोच नहीं सकते हो ना कि पेट्रोल में ये इशू आएगा तब आपकी गाड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, लेकिन ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि जो एग्जिस्टिंग व्हीकल हैं वो कॉम्पिटेबल नहीं है। ज़्यादातर जो भारतीय गाड़ी हैं वो E10 है और जो लेटेस्ट आ रही हैं वो E20 से कॉम्पिटेबल है। अब सरकार अचानक से E30 ले आएगी, E85 ले आएगी, तो कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मतलब वारंटी भी वॉइड हो सकती है, लॉन्ग टर्म आपकी गाड़ी को डैमेज होगा। तो जरूरी यह है कि जो फ्लेक्स वेल इंजन है, इसके अंदर एथेनॉल सेंसर्स, मॉडिफाइड फ्यूल इंजेक्शन, जब तक ये सारी गाड़ियों में ना मिल जाए, या फिर मान लो ऐसी गाड़ी है जो कॉम्पिटेबल है, तो वहां पर जब आप पेट्रोल पंप पे जाओ तो उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए। मैं देखता हूं कहीं नहीं लिखा होता। मतलब मुझे याद है शायद स्टार्टिंग में 1-2 साल पहले तो फिर भी कुछ कुछ पेट्रोल पंप पर जहां पर E20 फ्यूल मिल रहा था वहां पर फिर भी लिखा हुआ था। अब तो कहीं लिखा ही नहीं होता मैं जहां जाता हूं, और इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसके अलावा लुब्रिकेशंस के प्रॉब्लम होते हैं। पेट्रोल जो है वो आपके लुब्रिकेशन का काम करता है, अच्छा लुब्रिकेशन का काम करता है, एथेनॉल नहीं करता है। एथेनॉल क्या करेगा, जो कंपोनेंट्स है उसको सूखा कर देगा, ड्राई कर देगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा मतलब आपका इंजन ज़्यादा तेज़ी से खराब होगा। फ्यूल सिस्टम में भी ब्लॉकेजेस आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो आप अपने टैंक में, गाड़ी का जो टैंक है मान लो 50 लीटर 60 लीटर जितना का भी टैंक है, उसमें आप E20 वाला E30 वाला फ्यूल भरवाते हो इसके अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि फ्यूल टैंक आपका 4-5 साल 7 साल 10 साल पुराना हो गया है, तो उसमें से कुछ पपड़ियाँ निकल के वहीं पर रहती हैं, ठीक है। वो आपके आप सोच के देखो, ये जो लोहा का पपड़ी पड़ा हुआ है वियर एंड टेयर से, तो अगर वो आपके इंजन में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इथेनॉल क्या करता है, ये जो आपका पुराने डिपॉजिट्स हैं उसको डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व करके क्या करता है, वो आपका पाइप के थ्रू, जो फ्यूल पाइप है उसके थ्रू उसको पास कराता है और अल्टीमेटली वो इंजन में जाता है और वो खराब होने लगता है। तो ये सारे इश्यूज भी यहाँ पर पाए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, ओवरऑल अगर आप देखोगे इसमें और भी कई सारे चैलेंजेस हैं। फूड और फ्यूल को लेकर डिबेट होता है, मतलब अल्टीमेटली एथेनॉल आ कहाँ से रहा है, फूड से आ रहा है, क्रॉप से आ रहा है। इसकी वजह से सोच के देखिए, अगर आप उसको डाइवर्ट करोगे एथेनॉल प्रोडक्शन में तो फूड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे कि नहीं, शॉर्टेजेस होंगी कि नहीं। तो इसमें एथिकल और इकोनॉमिक इश्यूज भी आ जाते हैं। वाटर का भी स्ट्रेस होगा। शुगर केन बहुत ही हाई इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। लार्ज स्केल अगर हम एथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं शुगर केन से, तो अगेन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ज़्यादा होगा, लैंड यूज के इश्यूज आएंगे, मतलब ज़्यादा आपको फ्यूल क्रॉप की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गैप है। एथेनॉल को आपको अलग से स्टोरेज चाहिए होता है, आप सेम उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, पंप लेवल अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। व्हीकल ट्रांजिशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से आपको नई गाड़ी लेनी है, रेट्रोफिटिंग करना है पुरानी गाड़ी में, तो अगेन आपको आप ही को कॉस्ट बेयर करना है, सरकार तो करने वाली नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं फिर से एक चीज कह रहा हूँ, क्या एथेनॉल आपकी गाड़ी के लिए खराब है? देखो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वो गाड़ी है जो कंफर्टेबल है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल प्लस प्रॉपर फ्यूल सिस्टम आपके गाड़ी में है, तो वो एफिशिएंटली काम करेगा, तब प्रॉब्लम नहीं है, डैमेज भी एकदम मिनिमम होगा। लेकिन रिस्की सिनेरियो तब हो जाता है जब आपकी पुरानी गाड़ी है और सरकार नए नए एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जा रही है। अभी मान लो जैसे आपने अभी गाड़ी ली, वो E20 पे कॉम्पिटेबल है, अब 2 साल बाद सरकार कह दे कि हम E35 लेकर आ रहे हैं, अब आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी तो वो खराब हो गई ना फिर तो। मतलब 3 साल में आप कहोगे यार मेरी तो गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है। ये सब इश्यूज हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं इसको लेकर। और यहाँ पर देखो स्ट्रैटेजिक इंटरप्रिटेशन क्या है। नितिन गडकरी जी का जो स्टेटमेंट है वो भारत के लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी को लेकर है। ये 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। एक वो चाहते हैं बायोफ्यूल जो एथेनॉल वगैरह हो गया, दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन तीसरा हो गया। लेकिन एथेनॉल क्या है, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इमीडिएट सोल्यूशन है। अभी हम हाइड्रोजन की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इसमें लंबा समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी को ऐसा लगता है कि एथेनॉल के थ्रू हम जल्दी से लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं कि प्योर पेट्रोल ना यूज करके यहां पर भारत को भी एक तरह से फायदा हो। तो रियलिस्टिक सिनेरियो, अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या भारत अचीव कर सकता है। देखो अभी के सिनेरियोज में तो कहीं कहीं दूर दूर तक आपको नहीं लगेगा कि E100 हम यहां पर अडॉप्ट करेंगे। मतलब हो सकता है शायद 20 साल 25 साल बाद E100 की तरफ हम आगे बढ़े, लेकिन क्या उस समय ये रेलेवेंट भी रहेगा? उस समय तक तो आप सभी लोग फिर इलेक्ट्रिक कार की तरफ चले जाएंगे, बाकी चीजों की तरफ चले जाएंगे, तो बहुत मुश्किल लगता है। अभी तो E20 है, फिर E25, E30,
E100 आते आते तो आई डोंट नो पता नहीं कितने साल होने वाले हैं, बट आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और कोई भी अगर आपको जानकारी देनी है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, कुछ भी है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के मैं अलग अलग एक्सपीरियंस देखता रहता हूँ कि E20 को लेकर उनके गाड़ी में क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत में एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर ये हो क्या रहा है? मतलब 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन इंप्लीमेंट करता है, कब तक का टारगेट है? ये 2 स्टेटमेंट क्या करेक्ट हैं, गलत हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा लोग अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह क्लियर प्रूफ है कि सही गाइडेंस मिल जाए तो सिलेक्शन जरूर होता है। और यहाँ नाम आता है स्टडी IQ स्किल कोर्सेज पावर्ड बाय कैरियर 24/7 का। हम स्पेशली उन जॉब्स पर फोकस करते हैं जिनकी डिमांड आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आज के टाइम में जॉब कौन सी जगह पर है। डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ज्यादातर जॉब्स यहीं आ रही हैं। स्टडी IQ इन्हीं फील्ड्स के लिए ऐसे कोर्सेज देता है जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। चाहे आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लीजिए, डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स का, यहाँ गोल सिंपल है, आपको जॉब रेडी बनाना। अगर आप अपना कोर्स ऑनेस्टली कंप्लीट करते हो, प्रॉपर अटेंडेंस रखते हो, तो स्टडी IQ स्किल्स पावर्ड बाय कैरियर 24/7 एंश्योर करेगा कि आपको मिनिमम 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज तो जरूर मिले। मतलब आपको 3 रियल चांसेस तो बिल्कुल मिले, ताकि आप डायरेक्टली कंपनीज के सामने अपने स्किल शो कर सकें। और यही चीज आपके सिलेक्शन चांसेस को काफी बढ़ा देती है। इन कोर्सेज में आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेशन तो मिलता ही है, जो आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। साथ ही हम यह भी कोशिश करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए और आपका करियर स्टार्ट हो जाए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए तो उसके बाद करियर में प्रोग्रेस होती ही रहती है। और यहाँ आपको स्टार्ट करना भी सिंपल है। बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। जो डिटेल यहाँ दिख रही है, इसमें अपना नाम, ईमेल ID, नंबर फिल करिए और डिस्काउंट कोड यूज करिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। इसके बाद स्टडी IQ की टीम आपको कॉल करेगी, आपको गोल समझाएगी और सजेस्ट करेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए सीरियस हो तो अब वेट मत करिए, आपकी अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट करिए। हम इंश्योर करते हैं कि आपको स्टडी IQ न्यू एज जॉब के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।